मेरी माँ अंधी थी मगर महसूस सब कर लेती थी। लेकिन एक बात जो उनकी मुझे परेशान कर रही थी वह यह थी कि जब भी मैं ऑफिस से घर आता तो मेरी माँ कहती कि बेटा तुम दोबारा फिर से आ गए, अभी कुछ देर पहले ही तो आए थे। मैं रात जाने के लिए एक दिन चुपके से घर जल्दी आ गया। अभी दरवाजे पर ही था मगर अंदर का दृश्य देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि मेरी पत्नी। मैं रोज की तरह शाम 5 बजे ऑफिस से वापस घर आता था। घर में आते ही मैं ऊंची आवाज में माँ को पुकारा। मेरी माँ जो अपनी चारपाई पर लेटी थी, मेरी आवाज़ सुनकर वह फौरन उठ बैठी। उनके चेहरे के भाव देखकर मैं फौरन फिक्रमंद हो गया। मैं उनके पास जाकर बैठ गया। मेरी माँ अंधी थी, इसीलिए मेरा चेहरा टटोल कर देखने लगी। मुझे वह पहले ही कमज़ोर लग रही थी। मुझे वहाँ मौजूद पाकर वह बोली, बेटा सब ठीक तो है? इतनी जल्दी वापस आ गए, क्या कुछ भूल गए हो? माँ की बात सुनकर मैं उनकी तरफ हैरानी से देखने लगा। मैं तो सुबह 8 बजे घर से निकला था, अब वापस आया। मैं उनके पास गया और उनके माथे को चूमकर बोला, माँ मैं तो सुबह का ही गया, अब घर आया हूँ। मेरी बात सुनकर वह चौंकी और झट से बोली, नहीं बेटा, अभी कोई 1 घंटा पहले तुम मेरे पास बैठकर बातें कर रहे थे और फिर तन्वी से बात करके तुम वापस फिर से ऑफिस के लिए निकल गए थे। मैं हैरानी से माँ को देखने लगा, आखिर वह कहना क्या चाहती थी। तभी मेरी पत्नी किचन से जूस लेकर बाहर निकली और दुखी होकर कहने लगी, रितेश आप ही समझाइए माँ जी को, ये तो मेरी एक बात भी नहीं मानती सुनती हैं। अभी तुरंत इनको इनकी पसंद का गाजर का हलवा बनाकर खिलाई थी और हलवा खाने के बाद जूस पीने के लिए परेशान करने लगी। अब आप इन्हें समझाइए, बार बार भूल जाती हैं। कहती हैं कि तुमने कब से मुझे खाने के लिए पूछा नहीं। वह तो रितेश है जो मुझे खाने के बारे में पूछ लेता है, जबकि आप तो अभी आए हैं। अपनी पत्नी की बात सुनकर मैं उदासी से माँ को समझाया कि माँ आप वक्त पर खाना और दवाई क्यों नहीं खाती? इतनी अच्छी और ख्याल रखने वाली बहू आपको मिली है, इसके बावजूद आप अपना ख्याल नहीं रखती। मेरी माँ की उम्र ज़्यादा हो चुकी थी, इसीलिए उन्हें भूलने की आदत हो चुकी थी। मेरी माँ कुछ देर के लिए खामोश हो गई और बोली कि मेरा दिल तुम्हारे हाथों से जूस पीने को चाह रहा था, बस शायद इसलिए मैंने बहू को जूस बनाने के लिए कह दिया होगा, मुझे याद नहीं है। माँ की बात सुनकर मैं मुस्कुराया और उन्हें जूस पिलाने लगा। मेरी माँ की आंखों की रोशनी खत्म हो चुकी थी, उन्हें कुछ भी नजर नहीं आता था, मगर महसूस सब कर लेती थी। मेरे दिमाग में माँ के वही शब्द चल रहे थे, क्योंकि आज से पहले भी माँ कह चुकी थी कि मुझे खोए हुए देखकर मेरी पत्नी पूछने लगी तो मैंने उसे अपनी माँ की बात के बारे में बताया। उनसे नज़रें फेर कर एक लंबा सांस लिया और बोली, रितेश आपके आने से पहले यह सो रही थी, ज़्यादा उम्र की हो गई हैं। अब माँ ने जो सपने में देखा होगा उसे ही हकीकत समझकर ऐसा कह रही होगी। अब देखो ना, खुद ही कह रही हैं कि मुझे याद नहीं। तन्वी की बात पर उस वक्त हाँ में सर हिला दिया। अगले दिन जब मैं काम से घर वापस आया तो बहुत ही अजीब घटना हुई। मेरी माँ छत पर खड़ी थी और वह मुझे आवाज़ देकर कह रही थी, रितेश बेटा मेरे पैरों में दर्द शुरू हो गया है और कितनी देर मुझे खड़ा रहना होगा। तन्वी बहू जरा सहारा देकर मुझे बिस्तर तक ले जा, रितेश पता नहीं कहाँ चला गया है, मुझे यहाँ अकेला छोड़कर। माँ की यह बात सुनकर मेरा दिल उछलकर हलक तक आ चुका था। अगर माँ एक भी कदम और आगे बढ़ती माँ की यह बात सुनकर मेरा दिल उछलकर हलक तक आ चुका था। अगर माँ एक भी कदम और आगे बढ़ती तो वह सीढ़ियों से नीचे गिर सकती थी। मैं फौरन भागकर उन तक पहुंचा और उन्हें वहां से लेकर नीचे आया, मगर सवाल तो यह था कि माँ ऊपर छत तक पहुंची कैसे थी। माँ सीढ़ियाँ उतरते हुए फौरन मुझे झटक कर बोली, यह पिछले 2 घंटे से मुझे यहाँ खड़ी हूँ, मगर तुम ना जाने मुझे छोड़कर कहाँ गायब हो जाते हो।
ना बहू मेरी बात का जवाब देती है और ना ही तुम। माँ की बात सुनकर मैं चौंका था। मैंने माँ को फिर से यकीन दिलाया कि मैं अभी ऑफिस से वापस आया हूँ, मगर माँ का अंदाज देखकर मुझे सच में फिक्र होने लगी थी। एक तो मेरी माँ की आंखों की रोशनी खत्म हो चुकी थी और दूसरा उनके बोलने की बीमारी से मुझे यह डर सताने लगा था कि कहीं वह किसी दिन इस सीढ़ियों से ही ना नीचे गिर जाएं। मेरी परेशानी देखकर मेरी पत्नी भी परेशान हो गई और फिर मेरी माँ को उनके कमरे में छोड़ने चली गई और मैं उनसे कहने लगी, माँ जी, मैं तो आपको अपने कमरे में बैठाकर बाजार चली गई थी, किचन की कुछ सामान ख़त्म हो गई थी वही खरीदने, लेकिन आप ऊपर कैसे पहुँच गई? मुझे यह समझ नहीं आ रहा था। तन्वी मेरी माँ से कह रही थी, इसका मतलब तन्वी को पता नहीं था। मेरी माँ तन्वी से कहने लगी, यह रितेश ही तो मुझे अपने साथ छत पर लेकर गया था। मेरी माँ को ना जाने क्या क्या नजर आता रहता था। तन्वी उन्हें कमरे में छोड़कर फिर मेरे पास आकर बोली, देख लो अपनी माँ की हरकत। अगर माँ जी ऊपर से गिर जाती तो मेरे ऊपर इल्ज़ाम आता कि मैंने उनका ख्याल नहीं रखा। मैं तन्वी की बात सुनकर माथे पर उंगलियां मसलते रह गया कि मैं अपनी माँ की इस बीमारी का क्या इलाज करवाऊं। मैंने कई अच्छे डॉक्टर को भी दिखाया था, लेकिन सबका यही कहना था कि उम्र की वजह से ही उनको भूलने की बीमारी हो गई है। तन्वी कहने लगी, आप खुद ही सोचिए, आपकी माँ को नज़र तो कुछ आता नहीं है। अब उम्र के साथ साथ इन्हें भूलने की भी बीमारी होती जा रही है, तभी वह ऐसा कहती रहती हैं। तन्वी की बात ठीक थी। मैंने अपनी माँ को खाना खिलाया और दवाई देकर सुला दिया। मैं इसी उलझन में था कि तभी माँ उठी और कहने लगी, बेटा मुझे दवाइयाँ दे दो, सुबह से नहीं ली। मैं बस खामोशी से एक सांस भर कर रह गया। मेरी पत्नी का कहना सही था कि माँ को भूलने की बीमारी लग चुकी है, वरना दवा तो मैंने उन्हें खुद ही दी थी। कुछ देर बाद मैं माँ के कमरे में जाने लगा तो मेरी नज़र एक चीज़ पर पड़ी। मैं जिज्ञासा से बेड से उठकर ड्रेसिंग टेबल के पास गया जिस पर मेरी वॉच रखी हुई थी। मैं वॉच का बहुत शौकीन हूँ। मेरे पास कई वॉच थे, मगर ये वॉच माँ के कमरे में कैसे आई? मैंने सर झटक कर उसे उठाया और अपने कमरे में आ गया। कुछ दिन यूं ही गुजर गए थे। एक दिन मैं काम जल्दी ख़त्म हो चुका था। मैं खुशी खुशी घर के लिए रवाना हो गया। हम बहुत कम ही बाहर जाते थे। तन्वी बहुत अच्छी पत्नी साबित हुई थी। उसने आज तक मुझसे शिकवा भी नहीं किया कि मैं उसे क्यों बाहर लेकर नहीं जाता। मैं आते हुए तन्वी के लिए झुमकी भी लेकर आया और सोचा कि आज मैं तन्वी को बाहर घुमाने ले जाऊंगा। डिनर भी बाहर ही करेंगे हम दोनों और माँ के लिए पार्सल लेकर आऊँगा। अभी मैं घर आया ही था कि अंदर से कुछ आवाज़ें आने लगी, जिन्हें सुनकर मेरे कदम वहीं रुक गए। मुझे माँ का वह रवैया बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। वह तन्वी को डांट रही थी, जबकि तन्वी खामोशी से सर झुकाए उनके सामने खड़ी थी। मैं अंदर गया तो मेरी आवाज़ सुनकर माँ फौरन खामोश हो गई और रोने लगी। रोते रोते बोली कि तुम्हारी पत्नी ने मेरे हाथ जला दिए, रितेश देखो। मैं इसे सिर्फ इतना कहा कि मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दे दो, मगर इसने मेरे हाथ गरम तवे पर रख दिए। माँ रो रही थी, मगर मुझ पर इस वक्त उनकी किसी भी बात का कोई असर नहीं हो रहा था। मुझे माँ से यह उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। आधा खाया हुआ खाना उनके पास पड़ा था। कुछ चावल का दाना उनके कपड़ों पर भी गिरा हुआ था। रही बात उनके हाथों की, तो वो लाल थे, जले नहीं थे। तन्वी सर झुकाए रो रही थी और फिर रोते हुए बोली, देख लिया आपने रितेश, मैंने आपकी माँ की हर तरह सेवा की, वरना कौन बहू अपनी अंधी और भुलक्कड़ सास की इतनी देखभाल करती है। इस उम्र में उन्हें भगवान को याद करना चाहिए, मगर यह जानबूझकर आपको मेरे खिलाफ करने में लगी रहती हैं। तन्वी की बात सुनकर मेरी माँ का रंग उड़ गया। वह बौखलाहट का शिकार होते हुए बातें घुमाने लगी, मगर मैं कुछ भी सुने बगैर अपने कमरे में आ गया। मेरा सारा सरप्राइज और इतना अच्छा मूड बिगड़ चुका था। मेरे दिल में मेरी माँ के लिए अब उलझनें बढ़ने लगी थी। मैंने आंखों देखी बात को नहीं झुटला सकता था।
वहीं मैंने तन्वी से माँ की तरफ से माफ़ी मांगी, जिस पर वह बोली कि कोई बात नहीं, वह बड़ी है, उम्र के इस हिस्से में ऐसा हो जाता है। तन्वी का इतना बड़ा दिल देखकर मेरे दिल में उसके लिए और मोहब्बत बढ़ने लगी थी। मगर फिर वह उदास होकर बोली, रितेश, आप मुझसे वादा करो कि कभी माँ की बातों में आकर मुझसे नाराज़ नहीं होगे। मैं तन्वी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था। ऐसा भला कैसे मुमकिन था मैं किसी भी बात में आकर उनसे दूर होता। मैंने उसे यकीन दिलाया कि ऐसा कभी नहीं होगा। मैं अब माँ से बहुत कम बात करता था। सुबह बाहर जाने से पहले उनसे मिलकर चला जाता और रात को उनसे थोड़ी सी ही बात करके सो जाया करता। मगर उनका व्यवहार अभी भी वैसा ही था, जो मुझे अक्सर सोच में डाल दिया करता। एक शाम जब मैं काम से वापस घर आया तो मेरी माँ मुझसे बोली, बेटा, तुम इतने जल्दी दिल्ली से वापस भी आ गए। माँ की बात पर मैं चौंका और मुस्कुराकर बोला कि आज फिर आपने सपना देख लिया। मेरे सवाल पर वह खामोश हो गई और फिर कुछ सोच कर बोली कि नहीं बेटा, सपना तो नहीं देखा। तुम मेरे सामने बैठे तन्वी से बातें कर रहे थे कि तुम दिल्ली जा रहे हो और जैसे लौटोगे तो कुछ दिनों के लिए तन्वी को घुमाने लेकर जाओगे। माँ की इतनी लंबी बात पर मैं सोच में पड़ गया कि ये सपना था या हकीकत। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा था। मैं ना चाहते हुए भी माँ के करीब जाकर बैठ गया और हंसकर बोला कि और क्या क्या कहा था मैंने। माँ फीकी सी हंसी हंसी और बोली, ताने मत मारो बेटा, जाओ जाकर आराम करो। जानती हूँ तुम मुझ पर यकीन नहीं करोगे, मगर मेरा मजाक मत उड़ाओ। मैं आखिर माँ हूँ तुम्हारी। माँ के शब्द मुझ पर तीर की तरह लगे थे। मैं कुछ कहना चाहता था, मगर मेरे शब्द मुंह में ही दम तोड़ गए। मैं बगैर कुछ बोले अपने कमरे में चला गया। मेरे दिमाग में कई सोचों ने जन्म लेना शुरू किया था। मैं अब तक कहानी को एक तरफ से देख रहा था। मुझे कहानी के दूसरी तरफ से भी पर्दा हटाना चाहिए था। मैं अभी इसी सोच में गुम हो चुका था। एक ही आदमी को रोज एक जैसा सपना भला कैसे आ सकता है? कुछ तो गड़बड़ जरूर थी। मेरी माँ मेरी शादी से पहले तो कभी इतनी ज़्यादा बहकी बहकी बातें नहीं करती थी। मेरा दिमाग इस वक्त जैसे इसी बात पर थम चुका था। अगले कुछ दिनों ऐसे ही गुजर गए। एक दिन जब मैं घर से काम के लिए निकला तो मुझ पर कुछ चोरों ने हमला कर दिया और वह मेरे पैसे छीनकर ले गए थे। मेरा दिल पूरी तरह से घबराहट का शिकार हो चुका था। मैं यूं ही उदास था। शाम को घर गया तो माँ के सामने चारपाई पर लेटी हुई थी। वह मेरे पैरों की आहट पाकर उठ बैठी और बोली, कौन आया है? रितेश, ये तुम हो ना बेटा? तुम वापस क्यों आ गए? फिर से वही सवाल। इसी बार मेरा दिमाग खराब हो गया था। बाहर भी चोरों ने मुझ पर हमला किया था। उस पर माँ के इस सवाल ने मुझे गुस्से से आग बबूला कर दिया। मैंने मेज पर पड़ी सारी चीज़ों को ज़मीन पर फेंक दिया और अपने बाल मुट्ठी में जकड़ने के बाद माँ के सामने हाथ जोड़कर बोला, भगवान के लिए बस भी कर दिया करो, तंग आ गया हूँ। आपके इन सवालों से पूरी तरह पागल हो चुका हूँ। हर वक्त आपको हर जगह मैं ही नज़र आता हूँ। आपके इस सवाल ने पूरी ज़िंदगी खराब करके रख दी है। उस समय मेरे मुंह में जो आया बोलता चला गया। माँ चुपचाप रह गई। तन्वी मुझे देखकर इस कदर गुस्से से देखकर कहने लगी, आप क्यों इस लहजे में माँ जी से बात कर रहे हो? जानते तो हो वह बूढ़ी हो चुकी हैं, इसमें इनका क्या कसूर है? मैंने कहा, मैं तंग आ गया हूँ कि इनके फालतू के सवालों से। तन्वी मुझे अपने कमरे में ले आई। मेरे चिल्लाने से मेरी सांस बुरी तरह से फूल रही थी। बात आई गई हो। अगले दिन जब मैं ऑफिस घर आया, मेरी माँ मुझे देखकर इस बार कुछ नहीं बोली। शायद कल वाले रवैया याद करके वह खामोश रह गई थी।
मैंने पहली बार माँ से इस लहजे में बात की थी। मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ तो मैं उनसे माफ़ी मांगने लगा। उन्होंने अपनी साड़ी के पल्लू से अपनी आंखों में आने वाले आंसू साफ किया और फिर कहने लगे, कोई बात नहीं, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, अच्छी बात है। मैंने आसपास नजरें दौड़ाई। तन्वी कहीं नज़र नहीं आ रही थी। किचन भी खाली थी, कमरा भी खाली था। मैंने उसे आवाज़ लगाई मगर उसका कोई जवाब नहीं आया। मुझे हैरानी हुई थी। तभी माँ अपने स्टिक का सहारा लेते हुए मेरे कमरे तक पहुँची और बोली कि बेटा, तन्वी तो अपने मायके चली गई। माँ के शब्द मुझ पर किसी बम की तरह गिरे थे। मैंने फ़ोन से तन्वी को कॉल मिलाई, जिसे कुछ देर बाद तन्वी ने उठाया। मैंने उसे मायके जाने की वजह पूछी तो वह बोली कि उसके पापा की तबीयत बहुत ख़राब थी, इसीलिए मैं फ़ौरन अपने मायके चली आई। उसके जाने से मुझे कोई एतराज़ नहीं था, मगर माँ की कुछ बातें मेरे दिमाग में घूम रही थी। कुछ दिन पहले उन्होंने जो कहा था वह आज सच हुआ। क्या यह इत्तेफाक था या इसमें कोई हकीकत भी थी? मैं समझ ना सका। मेरे दिल पर पत्थर पड़ चुके थे। मैंने और कुछ सोचना छोड़ दिया और खामोशी से अपने बिस्तर पर सो गया। 4 दिन यूं ही गुजर गए। आज तन्वी को मायके से वापस आना था। मैं खुश था, मगर इस बात से अनजान कि आज दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दिन होने वाला है। मैं आज काम से जल्दी छुट्टी लेकर घर आ रहा था। मेरी गाड़ी घर से कुछ दूर पर ही थी कि मेरी पत्नी तन्वी किसी लड़के के साथ गाड़ी से उतरी थी और अब वह दोनों घर के अंदर जा रहे थे। मेरा दिमाग बिल्कुल सुन्न हो चुका था। यह लड़का ना उसका भाई था, ना ही कोई रिश्तेदार। मैं बहुत मुश्किल से खुद को संभालते हुए खामोशी से घर के आधे खुले दरवाजे से अंदर का दृश्य देखा। मेरी माँ किसी से बात कर रही थी और वह आदमी हूबहू मेरी आवाज़ में उनसे बात कर रहा था। मैं हक्का बक्का और बड़ी खामोशी से बाहर ही खड़ा सुन रहा था। मेरी माँ उससे दवाई और पानी मांग रही थी। वह जैसे बेहोशों की हालत में लेटी थी। तभी तन्वी पानी से भरा गिलास मेरी आंखों में उड़ेलना शुरू कर दिया और फिर से हंसती हुई बोली, पता नहीं कब मरेगी यह बुढ़िया। शुक्र मनाओ कि ये बुढ़िया अंधी है, वरना हम लोग ऐसे मिल भी नहीं पाते। मेरी पत्नी की इस बात पर उसके पास खड़ा लड़का हंसने लगा। मेरा दिल तो जैसे धड़कना ही भूल चुका था। मेरी पत्नी उस गैर लड़के के हाथों में हाथ डाले मुस्कुरा रही थी। मेरे दिमाग में आंधियाँ चल रही थीं। मेरी पत्नी मुझे इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकती है? मैंने कभी भी नहीं सोचा था। मैं फौरन आगे बढ़ा, घर में गया और उस लड़के को गिरेबान से पकड़कर मारने लगा। तन्वी मुझे वहाँ देखकर बौखलाकर पीछे हटी, जबकि मेरी माँ बेहोश की हालत में शोर सुनकर रोने लगी। मैंने उस लड़के को मारकर वहीं पटका और फिर तन्वी की तरफ गया, जो एक कोने में सहमी खड़ी थी। मेरी आंखों में गम और गुस्से से आंसू आ चुके थे। मुझे वहाँ से धोखा मिला था, जहाँ से मुझे उम्मीद नहीं थी। वह डर के मारे मेरे पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगी। वह रोती हुई बोली, मुझे माफ़ कर दो, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। यह लड़का मुझे फंसा रहा था। मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करती हूँ। वह लड़का चिल्लाते हुए बोला, ये लड़की झूठी है, ना पति से वफा की, ना मेरी मोहब्बत का लिहाज रखा। बता क्यों नहीं देती कि तुम शादी से पहले ही मुझे पसंद करती थी और मैं रोज़ाना तुमसे मिलने आया करता था। उस लड़के की और बातें अगर और सुनता तो शायद मेरा दिल फट जाता। मैं उसकी तरफ बढ़ता कि उससे पहले ही वह वहाँ से खुद ही छुड़वा कर भाग निकला था। तन्वी मुझे देखकर रो रही थी। मुझे उससे घिन आने लगी थी। मैं ना चाहते हुए भी आंसू नहीं रोक सका। वो कभी मेरी माँ के पैरों में गिर रही थी तो कभी मेरे पैरों में गिड़गिड़ा कर रो रही थी। इसकी वजह से मैंने अपनी माँ पर शक किया था। मैंने कपकपाते होठों से उसे सिर्फ इतना कहा कि तुम इस काबिल नहीं रहे कि अब मैं तुम्हें थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ गंदा करूं। तुमने मेरे साथ बेवफाई की है, मेरी माँ को सताया है
और मुझे उनके खिलाफ किया है। इसीलिए तुम चुपचाप इस घर से और मेरी ज़िंदगी से हमेशा के लिए निकल जाओ। मेरी माँ कहने लगी, बेटा एक बार माफ़ कर दो इसे, ये कहाँ जाएगी, वो लड़का अच्छा नहीं है। इतना सुनते ही तन्वी मेरी माँ के पैरों में गिर कर ना जाने कितनी देर तक रोती रही। माँ ने उसे अपने करीब बैठाया और उसके आंसू पोंछते हुए बोली, बेटा मैं तो तुम्हारा घर बचाने के लिए कितने दिनों से खामोश थी। तुमने मुझे वक्त पर खाना देती थी और ना ही दवा। नहीं वह कौन सी गोली मुझे ज़बरदस्ती खिलाती थी जिसके बाद मुझे लगता कि मेरा सर हवा में घूम रहा है। मैं बहकी बातें करने लगी थी। तुम मुझे पूरा दिन भूखा रखती थी, मगर हाँ अपने पति के आने से पहले मेरे सामने खाना रख दिया करती थी ताकि रितेश को शक ना हो। वह लड़का रितेश की आवाज़ निकालता था, इसीलिए रितेश की आवाज़ में मेरे सामने बातें करता था। मेरे हाथ भी तुमने जलाया था। फिर कहने लगी, जानते हो बेटे मुझे तकलीफ़ तन्वी की बातों से नहीं, तुम्हारी बातों से होती थी। वह तो पराई है मगर तुम तो मेरे बेटे हो, फिर भी मेरा दिल दुखाते रहे। मैं दहाड़े मार मार कर रोने लगा और उससे माफ़ी मांगने लगा। उन्होंने मुझे फिर से सीने से लगा लिया। मैं माँ के कहने पर तन्वी को घर से नहीं निकाला, लेकिन मेरे और तन्वी के बीच में पहले जैसा प्यार नहीं और ना ही विश्वास। मैंने अपने घर में हर जगह कैमरे लगवा लिए और अपनी माँ की देखभाल के लिए एक नर्स को रख लिया। आशा करती हूँ दोस्तों मेरी यह स्टोरी आपको पसंद आई होगी। कौन कौन अपनी माँ से ऐसा प्यार करता है कमेंट करके ज़रूर बताएं। एंड लव यू मॉम ज़रूर लिखें। मिलते हैं अगले दिन अगली कहानी के साथ। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।